बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। बाबा, इस इलाके में सांपों की तादाद कम हो रही है, बल्कि ना होने के बराबर हो गई है। तैमूर ने अपने बाप की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बेटा, काफ़ी दिनों से सांप नहीं मिल रहे। लगता है डर की वजह से सांप ये इलाका छोड़ रहे हैं। तैमूर का बाप नासिर उदास लहजे में बोला, बाबा, लगता है हमें ये इलाका और गांव छोड़ना पड़ेगा। कल शेरा बता रहा था कि उसने सुना है कि राजनपूर में सांपों की काफ़ी तादाद मौजूद है। तैमूर ने बताया, हाँ बेटा, सुना तो मैंने भी है। पेट के लिए जगह तो बदलना पड़ेगी। अनाज के दाने हमें हर वक्त सफ़र पर लगाए रखते हैं। नासिर ने कहा, हाँ बाबा, हमारा यही मकसद है और मुकद्दर भी। एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे गांव से तीसरे गांव। अब तो सांप भी इंसानों की तरह समझदार होने लगे हैं, खतरे को महसूस करने लगते हैं और हमारे रिस्क के दुश्मन बनने लग गए हैं। तैमूर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, कुछ भी हो जाए, सांप कितने ही समझदार क्यों ना हो जाएं, वो हमारे रिस्क के दुश्मन नहीं बन सकते, क्योंकि रिस्क देने वाली ज़ात रब की है और रब की ज़ात हर हालत में रिस्क से नवाजती है। यही तो उस ज़ात की हासियत है। गरीब हो, अमीर हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान, इंसान हो या जानवर, वो हर एक को रिस्क देता है। तैमूर के बाप ने कहा, समंदर में मछलियां खत्म होने से या गांव में सांप खत्म होने से हमारा रिस्क खत्म नहीं हो सकता, बल्कि हमारे रिस्क की जगह तब्दील हो जाती है। हाँ बाबा, हमारी जिंदगी ही ऐसी है। तैमूर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरी शादी ना कर दूं? नासिर ने किसी ख्याल के तख्त पूछा। ये मेरी शादी का जिक्र कहाँ से आ गया? तैमूर हैरान हुआ। तो तेरी शादी नहीं करनी क्या? नासिर ने सवालिया निगाहों से तैमूर की तरफ देखा। नहीं बाबा, अभी कुछ अरसा ठहर जाएं फिर सही। और तैमूर ने सफ़ी में सर हिलाया। चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। मैंने तो साथ वाले कबीले वालों से बात की थी। वहाँ एक सपेरे की बेटी है, फरीदा, बड़ी खूबसूरत लड़की है और अच्छी सपेरन भी। तेरे धंधे में तेरी मदद भी करेगी। तैमूर के बाप ने उसे समझाया। बाबा, अभी नहीं, अभी मैं आज़ादी से अपने काम को समझना चाहता हूँ, सांपों के हर पैंतरे को समझना चाहता हूँ, नागमणि की हकीकत। तैमूर अपनी ही धुन में बोले जा रहा था कि नासिर ने उसे गुस्से से टोका। तैमूर यकदम सहम सा गया। उसके बाप ने खोज संभालने से लेकर अब तक कभी नहीं डांटा था, आज ये पहली मर्तबा हुआ था। क्या हुआ बाबा? तैमूर घबराहट के बायस सकलाया। नागमणि का जिक्र तो दोबारा नहीं करेगा। नागमणि इंसान का दुश्मन है, पता है इस नागमणि से। नासिर अचानक कहते कहते रुक गया। क्या बाबा, आप चुप क्यों हो गए? तैमूर ने तेजी से पूछा। बेटा, ये नागमणि का हसूल इंसान की मौत का बायस बनता है। इस चक्कर में हरगिज ना पड़ना। इस चक्कर में जो सपेरा भी पड़ा उसने अपनी जान ही गंवाई है। सांपों की जिंदगी बड़ी पुरइसरार होती है, इनमें घुसने की कोशिश हरगिज ना करना। इन्हें सिर्फ अपने ज़ौक़ का जरिया ही समझो, इससे मजीद कुछ भी नहीं। नासिर ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है बाबा, जैसे आप कहें। तैमूर ने किसी फरमाबरदार बेटे की तरह इस बात में सर हिलाया। वो अपने बाप की हर बात मानता था, क्योंकि उसके बाप ने उसे बड़े प्यार से पाला था। माँ की शक्ल तो उसने खोज संभालने के बाद कभी देखी ही ना थी। बाबा ठीक है, अब आप आराम करें, कल हम रांझनपुर के लिए निकलेंगे। तैमूर ने कहा, ठीक है बेटा, शांतु को पहाड़ी से निकालकर उनकी जगह पर छोड़ दो। तैमूर के बाप ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, बाबा, जब से मैंने खोज संभाला है आप किसी न किसी जहरीले सांप को हेमे की निगरानी पर जरूर लगाते हो। ऐसा क्यों करते हो? तैमूर ने पूछा। बेटा, हम काम भी तो ऐसा करते हैं ना, सांप पकड़ते हैं, न जाने कौन सा सांप हमारा दुश्मन बन जाए और सोते में हमला कर दे। इंसान सोता है आंख बंद करके, जागते में तो इंसान इनका हल सोच सकता है, लेकिन सोते में नहीं। इसलिए मैं किसी न किसी सांप को झोंपड़ी की निगरानी पर लगाता हूँ। शांतु काफी पुराना सांप है और वफादार भी, वैसे भी लोहे को लोहा काटता है। तैमूर के बाप ने उसे समझाया और तैमूर ने इस बात में सर हिलाते हुए एक तरफ पटारी उठाई और उसका ढक्कन खोलकर एक काले रंग के नाग को तेजी से बाहर निकाला। तैमूर ने पटारी जमीन पर रख दी। सांप फकारता हुआ
पटारी से बाहर निकला। तैमूर ने पटारी का ढकना बंद करके वापस उसे उसकी जगह पे रखा और खुद चारपाई पर लेट गया। नागमणि के मौजू पर उसके बाप को काफी गुस्सा आया था। बशीरा उसका सपेरा दोस्त था। उसने इसे नागमणि का जिक्र किया था, लेकिन उसने नागमणि का जिक्र अपने बाप से किया तो वो आपे से बाहर हो गया। वो अभी सोचों में गुम नींद की मीठी आगोश में जा सोया। उसे पता ही न चला शांतु झोंपड़ी में कभी रेंगते लगता और कभी कुंडली मारकर बैठ जाता। वो वाकई बड़ी जिम्मेदारी से झोंपड़ी की निगरानी कर रहा था। अचानक झोंपड़ी में दूसरी फंकार सुनाई दी। शांतु ने तेजी से गर्दन घुमाई। उसके पीछे उसी जैसा एक सांप कुंडली मारे बैठा था। उस सांप ने तेजी से शांतु पर हमला किया। दोनों सांपों में खूनी और खौफनाक जंग छिड़ गई। कभी शांतु उस सांप पर भारी पड़ता तो कभी वो सांप शांतु पर भारी पड़ता। काफी देर ये जंग जारी रही। आखिरकार ये जंग शांतु की मौत पर खत्म हुई। ऐसा नहीं था कि शांतु ने आसानी से जान दे दी थी, बल्कि उसने दूसरे सांप को काफी हद तक जख्मी कर दिया था। वो सांप भी जमीन पर पड़ा लंबी लंबी फंकारें मार रहा था। अचानक तैमूर के बाप नासिर की आंख खुली। उसकी निगाह जमीन पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। इससे पहले कि आवाज देकर वो तैमूर को उठाता, जमीन पर फंकारे मारता सांप यकदम उछला और नासिर के पांव पर डंक मार दिया। नासिर के मुंह से एक जोरदार चीख निकली तो तैमूर हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी निगाह जमीन पर पड़े मुर्दा हालत में शांतु पर पड़ी और फिर वो जल्दी से अपने तड़पते हुए बाप की तरफ बढ़ा। बाबा, ये क्या हो गया? तैमूर बढ़ाई हुई आवाज में बोला। बेटा, मेरे दिल पर एक बोझ है, तैमूर का बाप अटकती हुई सांसों के साथ बोला। बेटा, मैं तुम्हें बरसों पुराने एक राज से आगाह करना चाहता हूँ। जी बाबा, बोलिए, तैमूर ने रोते हुए पूछा। मगर नासिर का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। तैमूर धारे मार मार कर रोने लगा। पूरे बंगले में भगदड़ मची हुई थी। बंगले के सारे मुलाजमीन इधर उधर दौड़ रहे थे और उसके घर का सबसे बड़ा इमदाद हुसैन मुलाजमों पर बरस रहा था। कम बख्तों, ढूंढो शाम को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इमदाद हुसैन चिल्लाते हुए बोला। अभी थोड़ी ही देर पहले इमदाद हुसैन की बीवी ने अपने कमरे में एक सांप को देखा था, जो हुमैरा के चीखने पर यकदम रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। इमदाद हुसैन के मुलाजमों ने पूरा बंगला छान मारा, मगर वो सांप कहीं भी न मिला। ऐसे लग रहा था जैसे उस सांप को आसमान कहा गया। मालिक, हमने पूरा बंगला छान मारा है, मगर वो सांप कहीं भी नहीं। आखिरी कोशिशों के बाद मुलाजमीन ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। निकम्मे हो गए हो तुम सब के सब, एक सांप को नहीं पकड़ सके तुम। इमदाद हुसैन का पारा मुकम्मल तौर पर चढ़ा हुआ था। बेटा, एक सांप ही तो था, निकल गया होगा, इमदाद हुसैन की मां जन्नत बीबी ने कहा। बिल्कुल भैया, वो चला गया होगा। अब इतने मुलाजिम उसे ढूंढ रहे हैं, आखिरकार उसे अपनी जान प्यारी है, इमदाद हुसैन के भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जो इमरान हुसैन से छोटा था। अबू, मैंने सांप कभी नहीं देखा, इमदाद हुसैन के बेटे फहद ने कहा। अल्लाह करे कभी देखो भी ना, फहद की मां हुमैरा ने उसे गले लगाते हुए कहा। वो इतना खौफनाक सांप था कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। चलो अब अपने अपने कमरों में, वो सांप चला गया होगा। और जन्नत बीबी ने कहा तो सब इस्बात में सर हिलाते हुए अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। अबू, ये सांप देखने में कैसे होते हैं? फहद ने इमदाद हुसैन से पूछा। तुम चुप नहीं करते, एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें, हुमैरा ने गुस्से से फहद को हाथ दिखाया। बेगम, बच्चों को ऐसे नहीं डांटते बल्कि प्यार से समझाते हैं, इमदाद हुसैन ने हंसते हुए कहा। आपके लाड प्यार नहीं इसे बिगाड़ा है, दिन ब दिन जिद्दी होता जा रहा है, हुमैरा ने मुंह बनाते हुए कहा। बच्चा है, समझ आएगा मेरी जान, इमदाद हुसैन प्यार से बोला। बचपन ही से तो बच्चा समझता है, और आप हैं कि इसकी आदतें खराब करने पर तुले हुए हैं, हुमैरा ने कहा। वो तीनों अब अपने कमरे में आ चुके थे। अच्छा, आज के बाद मैं तुम माँ बेटे के बीच में नहीं आऊंगा, इमदाद हुसैन ने हथियार डालते हुए कहा। जन्नत बीबी बेड पर लेटी गहरी सोचों में मुब्तला थी। वो बंगले में आने वाले उस सांप के बारे में सोच रही थी, जो कि अचानक गायब हो गया था। ये सांप, जन्नत बीबी परेशानी से बड़बड़ाई। सुबह किसी सपेरे के पास जाऊंगी, जन्नत बीबी खुद से हम कलाम हुई। उन्हें प्यास महसूस हो रही थी। उन्होंने साइड टेबल पर पड़े जग की तरफ देखा, वो खाली था। वो बेड से नीचे उतरी और कमरे से बाहर निकली तो अचानक उनकी नजर नीचे कालीन पर पड़ी। वहां एक काले रंग का बड़ा सा सांप रेंग रहा था। उसका रुख किचन की तरफ था। जन्नत बीबी ने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई। साइड दीवार पर एक कुल्हाड़ी टंगी हुई थी। जन्नत बीबी ने खोले से दीवार से वो कुल्हाड़ी उठाई और हल्के हल्के कदमों से किचन की तरफ बढ़ी। उनके हाथ मजबूती से कुल्हाड़ी पर जमे हुए थे। उनके दिल की धड़कनें तेज थी और दिल की हालत ऐसी थी जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा।
जन्नत बीबी काफी बहादुर औरत लगती थी, इसीलिए तो उसने अपने किसी बेटे या मुलाजिम को बुलाने की जहमत ना की थी। लगता था जैसे वो खुद ही शाम का काम तमाम करना चाहती हूँ। वो किचन में दाखिल हुई तो उन्होंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। मजबूती से पकड़ी हुई कल्हाड़ी उनके हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरी और यही जन्नत बीबी की सबसे बड़ी भूल थी। उसी वक्त जन्नत बीबी की जोरदार चीख निकली और लहराकर फर्श पर गिर पड़ी। वक्त के बारे में कई बातें मशहूर हैं। एक अच्छी मिसाल ये मशहूर है कि वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। इसी तरह तैमूर का बुरा वक्त गुजर गया। बाप की मौत का सदमा उसकी आंखों में आंसू की शक्ल में आया, मगर वक्त ने उसके आंसू खुश कर दिए। वक्त की ये अच्छी मिसाल और भी मशहूर है कि वक्त हर जख्म भर देता है। किसी से कितनी भी मोहब्बत कर ली जाए, लेकिन जब सांसों की डोर उसका साथ छोड़ जाए तो फिर किसी शय पर छाई हुई धुंध की तरह उसकी यादें भी धुंधली हो जाती हैं। मगर जब अपना किसी के हाथों मारा जाए तो वो इंतकाम बन जाता है। इसी वजह से तैमूर को सांपू से नफरत हो गई थी, इसलिए अब हर सांप से उसे नफरत हो गई थी, सिवाय शांतु के, जिसने अपनी जान दोनों बाप बेटू को बचाते हुए दे दी थी। दूसरे सांप ने शांतु की जान तोड़ी, कोशी की नसर की जान ले ली। तैमूर अपने दुश्मन से भी अनजान था, लेकिन उसे इतना तो पता चल गया था कि वो सांप बहुत ताकतवर था और इंसानी शक्ल भी अपना सकता था। तैमूर अपना गांव छोड़कर राजनपुर आ गया था। पेट की भूख कोई गम नहीं देखती, ये इंसान को दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देती है। तैमूर भी उस वक्त एक सुनसान जगह पर खड़ा था। उसका थैला उसके कंधे और बीन हाथ में पकड़ी थी। उसके सामने झाड़ियों का एक लंबा सिलसिला फैला हुआ था। टीचर, मे आई गो टू वॉशरूम? फहद ने अपनी टीचर से इजाजत चाही। यस यू कैन गो। टीचर ने उसे इजाजत दी। वो क्लासरूम से बाहर आया। बाहर एक लंबी राहदारी थी और इर्द गिर्द कमरे थे, जिनमें बाकी उस्ताद अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे थे। राहदारी के इख्तिताम पर वॉशरूम थे। वो वॉशरूम में दाखिल हुआ। कुंडे लगाने के बाद अचानक उसे फंकार की तेज आवाज सुनाई दी। फहद ने तेजी से पेन चढ़ाई और चीखता हुआ वॉशरूम से बाहर निकला। बाहर तमाम क्लासों के बच्चे और टीचर जमा हो चुके थे। क्या हुआ फहद बेटा? एक टीचर ने आगे बढ़कर पूछा। वो वॉशरूम में सांप है, फहद ने हकलाते हुए बताया। क्या? कई आवाजें एकदम उभरी। थोड़ी देर के बाद वहां मैडम भी आ गई। ये क्या भीड़ लगा रखी है सबने? मैडम गुस्से से बोली। वो मैडम, वॉशरूम में सांप मौजूद है, एक टीचर ने हकलाते हुए बताया। इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, एक काले रंग का लंबा सा सांप वॉशरूम से बाहर निकला और रेंगता हुआ एक तरफ बनी क्यारियों में गुम हो गया। उसी वक्त वहां चौकीदार आया और क्यारियों में सांप को ढूंढने लगा, लेकिन वहां कहीं भी सांप नजर न आया। फहद की क्लास में उसी सांप का जिक्र होता रहा। छुट्टी होते पर फहद गाड़ी में बैठकर घर पहुंचा। बाहर लान में कुछ लोग ताजियत के लिए बैठे हुए थे। उन लोगों में इमदाद हुसैन और अहमद भी अफसुर्दा बैठे थे। जन्नत बीबी को मरे हुए आज चौथा दिन था। जन्नत बीबी उसी रात किचन में मुर्दा हालत में पाई गई। उनके पैर पर डंक का निशान था। फहद अब्बू अब्बू कहता हुआ इमदाद हुसैन की तरफ बढ़ा। उसी वक्त फहद के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। अरे, फहद को सांप ने काट लिया। लान में बैठे हुए अफराद की आवाजें गूंजी। वो जा रहा है सांप। इमदाद हुसैन और अहमद ने आगे बढ़कर जल्दी से गिरते हुए फहद को संभाला। जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, इमदाद हुसैन चिल्लाते हुए बोला। इमदाद हुसैन फहद को उठाकर कमरे में लेकर आया। हुमैरा घर के लिए सामान लेने के गई थी। फहद के होंठों का रंग पीला पड़ चुका था। थोड़ी देर के बाद उनका फैमिली डॉक्टर आया। चेकअप करने के बाद मायूसाना लहजे में बोला, इमदाद साहिब, जितनी जल्दी हो सके इसे हॉस्पिटल ले जाएं। दिल की धड़कन धीमी पड़ रही है। लगता है जहर तेजी से जिस्म में फैल रहा है। इमदाद हुसैन और अहमद ने फहद को गाड़ी में लटाया और हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने नब्ज देखी तो बोला, सॉरी इमदाद साहिब, आपने आने में देर कर दी। बच्चा सांसों की डोर से आजाद हो चुका है। नहीं डॉक्टर साहिब, ऐसा नहीं हो सकता। इमदाद हुसैन रोते हुए बोला। आप अपने आप को संभालिए इमदाद हुसैन, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। डॉक्टर ने इमदाद हुसैन को हौसला देते हुए कहा, मगर ऐसी हालत में हौसला कहाँ से आता है? वो रोता रहा। मैं इस बच्चे को जिंदा कर सकता हूँ। अचानक एक आवाज गूंजी तो सब हैरानगी से उसी तरफ देखने लगे। तैमूर ने उस घर के बाहर हजूम देखा तो उस तरफ बढ़ा। यहाँ क्या हुआ भाई? तैमूर ने एक आदमी से पूछा। इमदाद हुसैन के बेटे को सांप ने काट लिया है, उस आदमी ने बताया। सांप ने? तैमूर हैरान हुआ। हाँ, सांप ने। उसी आवाज ने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया।
کہاں ہے وہ بچہ؟ تیمور نے پوچھا۔ یہاں پاس میں ہی ایک ہاسپٹل ہے، فہد کو وہیں لے کر گئے ہیں، اس آدمی نے بتایا۔ تیمور جلدی سے ہاسپٹل کی طرف بھاگا۔ وہ ہاسپٹل پہنچا تو اس نے دیکھا ڈاکٹر نے فہد کی موت کا اعلان کر دیا تھا۔ میں اس بچے کو زندہ کر سکتا ہوں، تیمور پرسوچ انداز میں گویا ہوا تو سب حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر غصے سے بولا۔ تیمور نے ڈاکٹر کا جواب دینے کی بجائے آگے بڑھ کر فہد کی آنکھوں کو کھول کر دیکھا اور پھر نبض چیک کی۔ یہ بچہ زندہ ہے، ابھی مرا نہیں، تیمور نے پختہ لہجے میں اعلان کیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے جنگلی؟ اسے اندر کس نے آنے دیا؟ گارڈ اسے باہر نکالو، ڈاکٹر نے ایک طرف کھڑے گارڈ سے کہا تو گارڈ تیزی سے تیمور کی طرف بڑھا۔ صاحب میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ کا بیٹا ابھی مرا نہیں، بالکل زندہ ہے۔ تیمور نے امداد حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو ایک منٹ، امداد حسین نے گارڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ امداد صاحب آپ تو پڑھے لکھے انسان ہیں، ان سپیروں کی باتوں پر یقین کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کا لہجہ حیرت سے بھرپور تھا۔ ہمیں بھی آپ کے بیٹے کی موت کا افسوس ہے، مگر یہ 100% مر چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بچے کو مردہ کہہ رہے ہیں، جبکہ میرا کہنا ہے کہ یہ بچہ 100% زندہ ہے۔ تیمور کا لہجہ بدستور پختہ تھا۔ کیا تم ڈاکٹر ہو؟ جاہل انسان، تو مجھے جھٹلا رہے ہو، ڈاکٹر نے غصے سے کہا۔ بات یہ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے صرف آدھا گھنٹہ دیں، انشاءاللہ یہ بچہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آنکھیں کھولے گا، تیمور نے ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آزمانے میں کیا حرج ہے ڈاکٹر صاحب، امداد حسین نے کہا۔ اب اس جگہ کافی بھیڑ لگ چکی تھی۔ امداد صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے امداد حسین کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس نوجوان نے جس سچے دل سے انشاءاللہ کہا ہے، مجھے اس کی بات میں سچائی نظر آ رہی ہے۔